नमस्कार दोस्तों, प्रिय छात्र छात्राओं। आज मैं पुनः मुग़ल काल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुग़ल प्रशासन के साथ आपके बीच में हूँ। मुग़लों के प्रशासनिक व्यवस्था को आज हम लोग समझेंगे। मुग़लों के प्रशासनिक व्यवस्था को समझने से पहले सबसे पहले हम उसके स्रोत को जानना चाहेंगे कि मुग़ल प्रशासन के मुख्य स्रोत क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी और अकबरनामा अकबरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख स्रोत हैं। कालीरंजन कानूनगो की पुस्तक शेरशाह के प्रशासन पर विस्तृत प्रकाश डालती है। इसके अलावे I.H. कुरैशी की किताब है सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ मुग़ल एम्पायर। परमात्मा शरण ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मुग़ल लिखा है। UN डे की पुस्तक है मुग़ल गवर्नमेंट। इब्ने हसन की पुस्तक है मुग़ल साम्राज्य का केंद्रीय ढांचा। हिंदी में हरिशंकर श्रीवास्तव ने मुग़ल प्रशासन लिखी है। R.P. खोसला की किताब है मुग़ल किंगशिप एंड नोबिलिटी। ये सारे प्रमुख किताब हैं जिससे हमें मुग़ल प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इन पुस्तकों के अध्ययन से हमें मुग़ल कालीन 4 स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहला केंद्रीय प्रशासन, जिसे हम सेंट्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। प्रांतीय प्रशासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा नगर प्रशासन, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। और चौथा ग्राम प्रशासन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। इन 4 स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था में बांटकर हम मुग़ल प्रशासन का अध्ययन करते हैं। केंद्रीय प्रशासन में देखें, बादशाह सर्वोच्च है। बादशाह की सहायता के लिए दीवाने विजारत है, मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्री परिषद है, जिसमें हम देखते हैं इस्लामिक प्रशासनिक ढांचा में 4 प्रमुख पद हुआ करते थे। दीवाने अर्ज, दीवाने रियासत, दीवाने इंसा, दीवाने रसालत। लेकिन मुग़ल काल में इन विभागों में बढ़ोतरी होती है। काजी उल कुजात प्रमुख पद जोड़ा गया और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पद मुग़ल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। मीर समन, मीर बख्शी, प्रांतीय प्रशासन में हम जाएंगे तो प्रांतपति है, सूबेदार है, दीवाने सूबा है, दीवाने काजी है। प्रांत के बाद हम अगर प्रशासन का बंटवारा देखते हैं तो प्रांत सरकार में बटा हुआ है, सरकार परगने में बटा हुआ है और प्रत्येक स्तर पर हमें अधिकारियों की एक विस्तृत श्रृंखला दिखाई देती है, जिसे हम क्रम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मुग़ल केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च मुग़ल बादशाह होते थे। प्रशासन की तमाम प्रशासनिक शक्तियां बादशाह में निहित थी। I.H. कुरैशी ने लिखा है ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वेस्टेड इन एम्पेरर्स। मुग़ल बादशाह सूर्य रूपी केंद्र बिंदु थे और विजारत उनके इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती थी। मंत्रिमंडल उनके शासन में सहयोग के लिए बना था, एक परामर्शदात्री संस्था थी, एडवाइजरी बॉडी थी। बादशाह उनकी बात को मानने या ना मानने के लिए बाध्यकारी नहीं थे। मुग़ल बादशाह का प्रशासन में रोल समझने के लिए हमें मुग़लों के राजत्व दर्शन को समझना होगा, किंगशिप थ्योरी को देखना होगा।
जैसा कि हम सब जानते हैं, मुगलों का राजत्व सिद्धांत तुर्क और मंगोल राजत्व सिद्धांत से प्रभावित है। तैमूरी और चंगेजी व्यवस्था। बाबर को बहुत अधिक शासन करने का समय नहीं मिला। हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो हुमायूं ने तुर्क राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करते हुए बादशाह को सर्वप्रथम पृथ्वी पर जिल्ले इलाही माना। जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर की छाया, शैडो ऑफ अल्लाह, अल्लाह के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने के लिए बादशाह अवतरित हुआ। अकबर के किंगशिप थ्योरी को अगर हम देखते हैं, सर्वप्रथम अकबर ने अपने आप को जिल्ले इलाही कहा है। अबुल फजल ने अकबरनामा में बादशाह को फर्द जी, खुदा से निकलने वाली रोशनी माना है। अबुल फजल कहता है कि कोई साधारण व्यक्ति बादशाह नहीं बन सकता है। बादशाह स्वयं खुदा के द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया है। जब हजारों हजार गुण किसी व्यक्ति में प्रस्फुटित होता है, तब जाकर वह बादशाह इंसान बनता है। अकबर के समय में अगर हम देखें, अकबर अपने राजस्व सिद्धांत में भी आगे था। उसने अपने आप को इमाम ऑफ द एज, इमाम आदिल घोषित किया। अपने आप को प्रधान मुजताहिद कहा। वह राजनीतिक प्रधान तो है ही, अकबर धार्मिक रूप से भी प्रधान हो गया। B.A. स्मिथ के शब्दों में अकबर सीजर और पोप दोनों ही हो गए। धर्म में भी बादशाह को ही सारा अधिकार निहित है और प्रशासनिक कार्यों में भी बादशाह के अंतर्गत सारा अधिकार निहित है। मुगल बादशाह इस्लाम का संरक्षक था। मुगल बादशाह साम्राज्य का प्रमुख था। वह धार्मिक प्रमुख था। बादशाह प्रधान सेनापति था। न्याय का अंतिम प्रधान न्यायाधीश था। तमाम प्रशासनिक शक्ति किसी न किसी रूप में बादशाह में निहित थी, अर्थात मुगल बादशाह सर्वोच्च पद पर आसीन थे। इसीलिए अकबर ने अपने आप को जिल्ले इलाही कहा। अल्लाह अकबर के नाम से खुतबा पढ़ा है। तो प्रशासन में सबसे प्रमुख पद बादशाह का था, जिसे नियामते खुदाई कहा गया। खुदा से निकलने वाली नूर के रूप में बादशाह मुगल काल में प्रस्फुटित हुआ। वह तमाम जनता का दुख दर्द को हरने वाला था। प्रजा के साथ पितृवत व्यवहार करने वाला था। इसीलिए अकबर ने अपने साम्राज्य में अपने प्रजा के साथ भेदभाव नहीं किया। अबुल फजल लिखता है, ईरान के शहंशाह सफरी को अकबर ने एक पत्र लिखा था कि अल्लाह ने विभिन्न संप्रदाय के लोगों को हमारे सामने थाली में सजाकर पुष्प के रूप में प्रस्तुत किया है। हमारा यह फर्ज बनता है कि हम इन्हें सहेज कर रखें। अर्थात मुगल बादशाह प्रजापालक था, प्रजावत्सल था। तो केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पद बादशाह का था और बादशाह को शासन चलाने में सहयोग करने के लिए विजारत थी, केंद्रीय विजारत, केंद्रीय मंत्री परिषद थी। अब केंद्रीय मंत्री परिषद के एक एक सदस्य को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दीवाने विजारत, वजीर का विभाग, दीवान का विभाग। मुगल काल में दो तरह के विजारत देखने को मिला है। वजीर तनफीद, अनलिमिटेड विजारत अर्थात असीमित शक्तियों का मालिक, और दूसरा वजीर तनफीज, लिमिटेड विजारत अर्थात सीमित शक्तियों का मालिक। और यह
केंद्रीय सरकार में समस्त विभागों का प्रधान होता था, प्रधान अध्यक्ष होता था। एक तरह से हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं। मुगल काल में वजीरे तनफीद अर्थात अनलिमिटेड वजारत का एकमात्र उदाहरण बैरम खां रहा, जिसके संरक्षण काल में अकबर 1556 से 1600 ईस्वी तक रहा। बैरम खां ने मनमाने ढंग से नाबालिग शासक अकबर से शासन करवाया और शासन में अपने स्वेच्छाचारिता को अंजाम दिया। मनमाने नियुक्ति की, पदच्युति की, विरोधियों को मरवा दिया, पराजित शासकों के साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन जो ही अकबर बालिग होता है 1560 ईस्वी के बाद, बैरम खां से पीछा छुड़ाना चाहता है। महामंगा सहायता करती है। बैरम खां को 1561 ईस्वी में मक्का रवाना कर दिया जाता है। हज के लिए रास्ते में उसकी हत्या हो जाती है और महामंगा मुगल काल की पहली महिला वजीर बनी, प्रधानमंत्री बनी। तो अकबर ने बैरम खां के पद को समाप्त करके अनलिमिटेड वजारत को समाप्त कर दिया और बाद में मुगल काल में वजीर शब्द भी हट गया। अकबर ने वजीर पद को समाप्त कर दिया और अब उसके बदले में यह पद दीवान कहा जाने लगा, दीवाने आला कहा जाने लगा। हम लोग देखते हैं मुजफ्फर खां अकबरकालीन दीवान, एतमाद खां, इनके सहायता से अकबर ने बजट प्रथा की शुरुआत की। बाद में राजा टोडरमल इस पद को सुशोभित किए, प्रधानमंत्री पद को। वजीर के बाद हम देखते हैं मुगल काल में दूसरा प्रधान पद हुआ दीवाने रियासत का। जस्ट लाइक हम लोग एक तरह से वित्त विभाग भी कह सकते हैं, वित्त मंत्रालय। यह आर्थिक मामलों में बादशाह का प्रतिनिधि होता था। अकबर के समय में मुजफ्फर खां, एतमाद खां, राजा टोडरमल, और इसके पूर्व मैंने जिस वजीर की चर्चा की वह तमाम विभाग का अध्यक्ष होता था। दीवाने रियासत के बाद मुगल कालीन प्रमुख विभाग दीवाने आरिज था, जिसे दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज कहा गया। यह एक प्रकार का सैन्य विभाग था। इस विभाग के प्रधान को मीर बख्शी कहा गया। मुगल काल में मीर बख्शी सेना संबंधी सभी कार्य को देखता था, सेना की भर्ती करता था, सेना को वेतन देता था, घुड़सवार की नियुक्ति करता था, घोड़े संबंधी सभी व्यवस्था करता था, मनसबदारों की नियुक्ति की अनुशंसा करता था, युद्ध विभाग का प्रधान था। युद्ध संचालन की जिम्मेदारी मीर बख्शी के ऊपर में थी। दूसरा महत्वपूर्ण पद मीर समन था। यह उद्योग विभाग का प्रधान था। मुगल राजकीय कारखाने का प्रभारी होता था। अबुल फजल ने मुगल काल में कुल 72 राजकीय कारखानों की चर्चा की है। अगर मुगल दरबार के स्ट्रक्चर को समझें तो बादशाह के दाएं और बाएं ओर बैठने वाले दो प्रमुख अधिकारी होते थे। एक तरफ मीर बख्शी बैठता था, दूसरे तरफ मीर समन बैठता था। इन दोनों में बराबरी की होड़ में कभी स्त्रिया में कुछ गुटबाजियां भी मुगल काल में हुई। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हम देखते हैं कि सादत खां जो मीर बख्शी के पद था, इससे बस उसने नादिर शाह को आक्रमण के लिए दिल्ली भेज दिया। तो इस तरह की अदावतें मुगल काल में चलती रही। दीवाने आरिज के बाद दीवाने इंसा प्रमुख केंद्रीय विभाग था। यह एक प्रकार का शाही पत्राचार विभाग था, जहां बादशाह के फरमान्स वगैरह जारी किए जाते थे। मुगल काल में फरमान, निशान और सनद जारी किए जाते थे। फरमान मुगल बादशाह के द्वारा जारी किए जाते थे, उस पर बादशाह का सील सिग्नेचर मुहर रहता था।
निशान बादशाह के नीचे स्तर के युवराज वली अहद या प्रमुख महारानी बेगमात के द्वारा जारी किया जाता था, और निशान मुगल अधिकारी के द्वारा जारी किया गया शाही आदेश निशान कहलाता था। दीवाने इंसा के बाद दीवाने रसालत एक विदेश विभाग था, जो विदेशों में राजदूत की नियुक्ति करना, विदेशी मैत्री संबंध को बढ़ावा देना, इस प्रकार के कार्य का निष्पादन करता था। मुगलकालीन केंद्रीय प्रशासन में न्याय विभाग का प्रधान अर्थात साम्राज्य का प्रधान काजी उल कुजात कहलाता था। काजी उल कुजात फौजदारी मुकदमे को देखता था। प्रांत, सरकार और परगनों में काजियों की नियुक्ति भी करता था। पहले काजी उल कुजात के अंतर्गत ही धार्मिक विभाग था, लेकिन अकबर के समय में आकर परिवर्तन होता है। इस पद को हटाकर सदर सुदूर नामक पदाधिकारी के विभाग का गठन किया गया, जो धार्मिक विभाग का प्रधान होता था, धार्मिक मामलों में फैसला देता था, विवादास्पद धार्मिक मसलों का निपटारा करता था। मुगल बादशाह के शाही सेना के अंगरक्षक को सरे जानदार कहा जाता था। मुगलकालीन शाही भोजनालय, जो शाही मतवक होता था, उसके प्रधान को मीर बकावल शाही कहा गया। गृह विभाग के प्रधान को खानसामा कहा जाता था। तोपखाने के प्रधान को मुगल काल में मीर आतिश शाही कहा गया। डाक विभाग के प्रधान को दारोगाए डाक चौकी कहा गया। पुलिस विभाग के प्रधान को दारोगाए जिंदान कहा गया। इसके अलावे बहुत सारे पदाधिकारी की नियुक्ति अलग अलग बादशाह के समय में हुई। मोटे तौर पर एक औरंगजेब के समय में मुहत्सिब नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई, जो आचरण पदाधिकारी था। वह मुसलमानों के आचरण की देखभाल करता था, उसके पैजामे की लंबाई, उसके दाढ़ी की लंबाई आदि को चेक करता था। केंद्रीय प्रशासन में बहुत सारे महत्वपूर्ण पद मुगल काल में थे। एक एक का विस्तृत अध्ययन करना, टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा भास्ट कर देना होगा, इसलिए हम प्रमुख पदाधिकारियों और उनके कार्यों का अध्ययन करेंगे। केंद्रीय प्रशासन के बाद हम देखते हैं कि मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन उसका अंग हुआ। प्रांतीय प्रशासन, जैसा कि हम जानते हैं, मुगल काल में प्रांत को सूबा कहा जाता था। अकबर के समय में सूबे की संख्या 15 थी, जो शाहजहां के समय में बढ़कर 18 हो गई, और औरंगजेब के समय में कुल 21 सूबा। प्रांत या सूबा सरकार में विभाजित था और सरकार परगनों में विभाजित था। सूबा का जो प्रमुख होता था उसे सूबेदार कहते हैं, प्रांतीय गवर्नर कहते हैं, और यह पद मुख्य रूप से युवराज शहजादे वली अहद को दी जाती थी। वली अहद न रहने की स्थिति में यह पद महत्वपूर्ण सरदारों को दी जाती थी। जैसे राजा मान सिंह को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली, कभी वह काबुल का प्रांतीय गवर्नर, कभी कंधार का, कभी बंगाल, बिहार, उड़ीसा का प्रांतीय गवर्नर। सूबेदार के बाद महत्वपूर्ण पद प्रांत में दीवाने सूबा का था, जो सूबे में वित्त विभाग की देखभाल करता था, वित्तीय मामलों को देखता था। सूबे में राजस्व वसूली का जिम्मा दीवाने सूबा के पास में था। सूबा में न्याय की देखभाल के लिए काजी सूबा थी, जो न्यायिक कार्यों को संपादित करता था। अब मुगलकालीन सूबा सरकार में विभाजित है, जैसा कि मैंने कहा, और सरकार परगना में विभाजित है। सरकार में अगर हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित प्रमुख पदाधिकारी फौजदार था।
फौजदार को कानून व्यवस्था से संबंधित कार्यों को देखना पड़ता था। सरकार में राजस्व से संबंधित प्रमुख पदाधिकारी अमलगुजार था, जो सरकार की वित्त व्यवस्था को देखता था। सरकार में न्याय से संबंधित प्रमुख पदाधिकारी काजी सरकार था, जो न्यायिक कार्यों को संपादित करता था। सरकार के बाद हम परगनों में आते हैं। मुगलकालीन सरकार परगनों में विभाजित था। परगना के प्रमुख पदाधिकारी को सिकदार कहा जाता था। शेरशाह के समय में यह पद सिकदार सिकदारान कहलाया। यह परगने का प्रधान होता था। इसका अधिकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना था। अर्थात आधुनिक जिलाधिकारी के कार्य का संपादन सिकदार करता था। सिकदार के बाद सरकार में परगना में राजस्व से संबंधित पदाधिकारी आमिल था। वह परगने का वित्त अधिकारी था। और परगने में न्याय से संबंधित प्रमुख पदाधिकारी काजी परगना था, जो न्याय संबंधी प्रमुख कार्यों को देखता था। उदाहरण के तौर पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अकबर के समय में 1576 ईस्वी में बिहार नामक सूबा का गठन हुआ। तो बिहार सूबा के अंतर्गत मुंगेर सरकार था। और मुंगेर सरकार अर्थात कमिश्नरी की तरह, और मुंगेर सरकार के अंतर्गत भागलपुर एक परगना था। और भागलपुर अगर परगना था तो परगने में राजस्व वसूली का कार्यभार कानूनगो देखता था। भागलपुर में कानूनगो नामक महत्वपूर्ण पद सृजित किया गया था। इस प्रकार प्रांतीय प्रशासन का स्ट्रक्चर बना हुआ था। प्रांतीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, नगर प्रशासन की बात आती। नगर प्रशासन में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था अर्थात लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित महत्वपूर्ण पद कोतवाल था। मुगल काल में बड़े बड़े नगरों में कोतवाल की नियुक्ति की जाती थी, जैसे दिल्ली में कोतवाल, आगरा में कोतवाल, लाहौर में कोतवाल, पटना में कोतवाल। कोतवाल शब्द शेरशाह के समय में प्रचलन आया है। शेरशाह ने कोतवाल की नियुक्ति की थी। कोतवाल को हम आधुनिक संदर्भ में सिटी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी के रूप में देख सकते हैं, पुलिस निरीक्षक के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि नगर में कानून व्यवस्था से संबंधित प्रमुख पदाधिकारी कोतवाल था। और नगरों में बड़े बड़े किलों की रक्षा फौजदार किया करता था। और न्याय व्यवस्था को शहरों में काजी देखता था। उदाहरण के लिए भागलपुर में भी फौजदार का किला अवस्थित है। संध्या महाविद्यालय का पुराना भवन वह मुगल फौजदार का किला था, जहां शाह शुजा की बेटी टीबी रोग से ग्रसित होकर यहीं मरी थी, जिन्हें स्थानीय भागलपुर शुजागंज में दफनाया गया। कोतवाल की भूमिका वर्तमान नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ही तरह था। नगरों में आने जाने वाले व्यक्तियों की सूची रखना, हुलिया रखना, बच्चों के जन्म पंजी को दर्ज कराना, मृत्यु दर का हिसाब रखना, शहर की सफाई, रात्रि सुरक्षा, गश्ती, प्रहरी, शमशान घाटों की सुरक्षा, आवारा पशुओं से सुरक्षा, मतलब तमाम जो आज का आधुनिक नगर निगम जिस कार्य का संपादन करता है, नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, उस कार्य का संपादन मुगल काल में कोतवाल के द्वारा होता था। रात्रि में कोतवाल घुड़सवारों के दल के साथ गश्ती को अंजाम देता था और जागते रहो के नारे के साथ घंटा तुरही नगाड़े बजाए जाते थे, ताकि नागरिक सुरक्षित होकर सो सके। तो नगर प्रशासन में कोतवाल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही।
अकबर के समय में महामंगा के प्रभाव में आकर अकबर ने शिहाबुद्दीन को दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया था, जिसने अकबर को बैरम खां से छुटकारा दिलाने में बहुत मदद की थी। सबसे अंतिम कड़ी है मुगल काल में ग्राम प्रशासन। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम या गांव थी। सबसे पहले गांव में शांति व्यवस्था के लिए खूत मुकद्दम चौधरी, मुकद्दम अर्थात मुखिया, चौधरी एक तरह का पदाधिकारी जिसे कर वसूली संबंधी कार्य को भी देखना होता था। कुल कर वसूली का 2.5% चौधरी को कमीशन मिलता था, जिसे चौधराही कहा गया। अर्थात चौधरी स्थानीय स्तर के मुगलकालीन जमींदार थे। मुगल काल में जिसको जमींदारी तुल्य की जमींदारी दी गई, जमींदारी के साथ साथ उसे चौधरी की भी उपाधि दी गई। जैसे मैं भी अपने नाम के आगे चौधरी लिखता हूँ, तो इतिहास में ढूंढने से पता चला कि हमारे ग्रांड पूर्वज को बादशाह अकबर के द्वारा ज़मींदारी दी गई थी और चौधरी की टाइटिल कंट्रीम की गई। मुगल काल में जिस भी जाति के व्यक्ति को ज़मींदारी दी गई, उनकी उपाधि चौधरी उनके साथ जुट गई। चौधरी से मिलता जुलता पदाधिकारी जो राजस्व संबंधित था वह किरोड़ी था। 1 करोड़ दाम वसूलने वाले अधिकारी को करोड़ी या किरोड़ी कहा गया, जिन्हें वसूली के बदले में कमीशन मिलता था। गांव में भू राजस्व वसूली के लिए पटवारी था। पटवारी जिसे हम भू राजस्व कर्मचारी करते हैं, वर्तमान में उसको VLW या पंचायत ग्राम सेवक के नाम से जानते हैं। कमोबेश मुगलों की व्यवस्था अंग्रेज़ों के समय में भी जारी रही और अंग्रेज़ों की व्यवस्था आधुनिक भारत में भी चलती रही। इस प्रकार मुगल काल में प्रशासन के 4 महत्वपूर्ण स्तर थे। प्रत्येक स्तर पर हमने उसके अधिकारियों की विस्तृत चर्चा की और टॉप से लेकर बॉटम तक प्रशासनिक मिशनरियों पर बादशाह का नियंत्रण होता था। बादशाह प्रांतीय प्रशासन पर नियंत्रण रखते थे। प्रांतीय प्रशासन का सरकार प्रशासन पर नियंत्रण था। सरकार का परगनों के प्रशासन पर नियंत्रण था और परगनों के माध्यम से ग्राम प्रशासन का संचालन होता था। सभी एक दूसरे से गुप्तचर के द्वारा जुड़े होते थे, जो डायरेक्ट बादशाह तक भी इसकी सूचना पहुंचती थी, क्योंकि मुगल काल में गुप्तचर विभाग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। वाक़या-नवीस, वाक़या-निगार, जिन्हें अबुल फजल ने सवाए-नवीस भी कहा है, वो नीचे तक की जानकारी सीधे बादशाह तक प्रेषित करते थे, इसलिए गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रांतों के प्रांतीय गवर्नरों को, सूबेदारों को बहुत दिनों तक उसके पदों पर नहीं रहने दिया जाता था। अकबर ने ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जो प्रत्येक 3 साल के अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों से पदाधिकारियों का तबादला दूसरे जगह कर दिया जाता था। इसका फायदा यह हुआ कि इन अधिकारियों ने बादशाहत के खिलाफ विद्रोह करने का हिम्मत नहीं किया। चाहे कितना भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो, उन्हें लंबे समय तक एक पद पर रहने नहीं दिया जाता था। और मुगल काल में किसी भी पदाधिकारी की नियुक्ति और पदच्युति मुगल बादशाह के इच्छा शक्ति पर निर्भर था। जब तक बादशाह चाहते तब तक व्यक्ति पद पे बना रह सकता था। जब भी बादशाह कुपित होते वह पद से पदच्युत समझा जाता था। इस प्रकार मुगलों ने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था को जन्म दिया। मुगलों के काल में भारत में चहुओर समृद्धि और शांति थी। क्राइम ग्राफ नहीं के बराबर था।
मजबूत प्रशासनिक मिशनरियों ने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। सबसे महत्वपूर्ण बात, अकबर के द्वारा अपनाई गई प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था लगभग संपूर्ण मुगल काल में चलती रही। अपवाद स्वरूप औरंगजेब को छोड़कर औरंगजेब ने अपने समय में जाकर बहुत सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में फेरबदल किया, सुधार किए, नए नए पदाधिकारियों को अपॉइंट किया, पदाधिकारियों के कार्य क्षेत्र बदले गए। अमीन के द्वारा जजिया कर की औरंगजेब ने वसूली करवाई थी। लेकिन कमोबेश हम कह सकते हैं कि मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था पर ही आधारित थी। अकबर के मार्ग पर जहांगीर और शाहजहां चलता रहा। औरंगजेब के समय में जाकर थोड़ी बहुत तब्दीली आई। इस प्रकार हम मुगल काल के प्रशासन के सभी स्तरों को समझने का एक हमने छोटा सा प्रयास किया। अगले वीडियो में मैं मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालना चाहूँगा। यह मेरे मुगल कालीन सीरीज की अंतिम महत्वपूर्ण कड़ी होगी। फिर सुविधानुसार भारतीय इतिहास के अन्य पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।